आज डिटरमिनेंट क्लास लेंगे हम लोग। आज की क्लास में डिटरमिनेंट का जब हम लोग यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं वो पार्ट देखेंगे और क्रैमर्स रूल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट्स को यूज करके कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आ गया एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आप लोग पहले भी कर चुका है, ठीक, कि पहले भी कोऑर्डिनेट में आपने यूज किया है डिटरमिनेंट कैसे यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो एक बार देख लो। ठीक है, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। ठीक, डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। ठीक, एक ट्रायंगल है, उसका वर्टेक्स गिवन है कैपिटल ए x1, y1, सेकंड वर्टेक्स कैपिटल B x2, y2 एंड थर्ड वर्टेक्स कैपिटल C x3, y3। ठीक है, तो इसका एरिया होता है, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, क्यों होता है कैसे होता है ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, याद रखो इसको। डिटरमिनेंट का ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ, उसमें तीनों पॉइंट लिख दो x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। क्लियर है, इस फॉर्मूला से आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। लास्ट में मॉडुलस साइन लगा देना, क्योंकि एरिया मैथमेटिकल सेंस में एरिया नेगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, तो मॉडुलस लगा देना। हाँ, एरिया हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, बट मैथमेटिकल सेंस में हम लोगों से मॉड से काम होता है, एरिया के मॉडुलस से काम होता है, एरिया के डायरेक्शन से काम नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एरिया मैथ्स में हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। लिख लो इसको। Second, condition for collinearity of 3 points. Condition for collinearity of 3 points. Condition for collinearity of 3 points. Collinearity of 3 points. तो अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, 3 पॉइंट x1, y1, सेकेंड पॉइंट x2, y2 एंड थर्ड पॉइंट x3, y3, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करेगा तो ट्रायंगल तो नहीं फॉर्म होगा ना, तो उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो कर लेंगे। उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो कर लेंगे। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आ गया तो बोलेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है, ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है, कुछ एरिया आया उसका, हाफ और मॉडुलस कहाँ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ में 2 को उस साइड लेके चले गए, मॉडुलस हटा दिए, फिर 0 का मॉडुलस 0 ही होता है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछे क्वेश्चन भी चेक करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, उस तीनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इस डेट का वैल्यू निकाल देना। अगर वैल्यू 0 आ गया तो कोलिनियर होगा, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। क्लियर है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 नहीं, और तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो गारंटी ट्रायंगल बनेगा और इसका वैल्यू कितना आएगा, नॉन जीरो। तो ये डिसाइड कर देगा ना, ये वैल्यू डिसाइड कर देगा कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। 0 आया मींस ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, और नॉन 0 आया मींस ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्लियर है, यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। लिख लो इसको।
कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स में सब सारे फॉर्मूला का यूज किया है, ठीक। थर्ड देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट x1 y1 and x2 y2। x1 y1 और सेकंड पॉइंट है x2 y2। इस दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है डिटरमिनेंट को यूज करके, ठीक। कुछ नहीं करना है। इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई में रिलेशन होता है ना, तो इस पे एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेना x, y। अब सर अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर होगा मींस डेट वैल्यू 0 होना चाहिए। x1 y1 1 and x2 y2 1 equals to 0। ये इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। नहीं सही बोल रहे ना, दो पॉइंट तो फिक्स गिवन है और इक्वेशन होता क्या है, उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स के x एंड y में रिलेशन, लोकस, वही होता है इक्वेशन ना। तो हम लोग को x y में एक रिलेशन चाहिए और रिलेशन एक अच्छे से दिख रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, लाइज ऑन सेम लाइन। अगर तीन पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेगा तो उसका डेट वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x1 y1 1, x2 y2 1 का डेट वैल्यू 0 करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक। और जो रिलेशन आया वही लाइन का इक्वेशन होगा। तो ये तीन जगह हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं और भी करते हैं, बट आपको बोर्ड लेवल पे बस ये तीन फॉर्मूला पढ़ना है, इसलिए मैंने यही तीन बताया। एक दो जगह और यूज करते हैं कॉन्टेक्ट में डिटरमिनेंट का, बट आपको भी नहीं देखना, तीन ही फॉर्मूला, ठीक। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो बहुत इजी है, इतना बड़ा डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिए, बच्चा का डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट से, ठीक। बस ये तीनों ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इतना बड़ा बड़ा डिटरमिनेंट सॉल्व कर चुके, छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स का क्या वैल्यू। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by points capital A 5,4, capital A 5,4, capital B -2,4 and capital C 2,-6, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 5,4, सेकेंड पॉइंट है -2,4 एंड थर्ड पॉइंट है 2,-6। बोला इसका एरिया निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 means 5 4 1, x2 y2 1 -2 4 1, x3 y3 2 -6 1। देखते हो फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, ये बात चेक कर लो आप लोग, फॉर्मूला मैंने सही लिखा है क्या, 5 4 1 -2 4 1 2 -6 1। उसको सॉल्व करो, वैल्यू निकालो। तो हाफ कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है क्या सर, हाँ सर, रो को माइनस करने से ना दोनों जीरो इजीली बन जाएगा। तो कर ले, एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 such that R1 minus R2, R1 such that R1 minus R2, दोनों रो को माइनस कर, then half modulus of 5 plus 2 7, 4 minus 4 0, 1 minus 1 0, -2 4 1 2 -6 1, सही है। तो हाफ इसका वैल्यू कितना आएगा, इस रो के लोग एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि इस रो में दो जीरो आ गया, इस रो के लोग एक्सपैंड करेंगे तो 7 टाइम्स
इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 4 into 1 4 plus 6 10 आ जाएगा। और तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा ना, 0 into something 0, 0 into something 0 मॉड के अंदर। तो 70 by 2 means 35 हो गया, 35। ये कितना आएगा 35 स्क्वायर यूनिट। ये कितना आएगा 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। देखिए और सर यहाँ पर प्रॉपर्टी ढूंढना जरूरी है क्या? कोई लोग ने जब इजी है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करेगा? बहुत ही आसानी से दिख रहा है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाइड होते हुए लगा दो। आसानी से नहीं दिख रहा है तब ऐसे एक्सपेंड करो। ठीक, जानता जनरली कब हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल टर्म्स दिखता है। ठीक, यहाँ पे कुछ वेरिएबल है नहीं, एक्स वाई लैम्डा के, कुछ भी वेरिएबल टाइप का चीज है क्या? सॉल्व करने में टाइम लगेगा क्या एक्सपैंड करने में? अगर आपको ऐसा लगे कि इसको एक्सपैंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बिल्कुल एक्सपैंड कर लो। हाँ, बट प्रॉपर्टी सामने साफ साफ दिख रहा है तो अप्लाई कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, बस आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको question if the points 2, -3 lambda, -1 and 0, 4, 2, -3 lambda, 1 and 0, -4 are collinear, then find lambda, लैम्डा निकालना। ठीक है, आगे देखो, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मींस डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। 2 -3 1 लैम्डा 1 1 0 -4 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करो, कोई फॉर्मूला मत यूज करना, बहुत ही इजीली दिखे तो कर ले, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एक्सपैंड कर रहे हैं 2 टाइम्स, इसको छोड़ दो 1 + 4 5 प्लस लैम्डा टाइम्स, सॉरी माइनस लैम्डा टाइम्स, इस रो को छोड़ रहे हैं, इस कॉलम को छोड़ रहे हैं, -3 + 4 1 आ जाएगा, प्लस 0 into something 0 equals to 0। ठीक है, ये 10 minus lambda equals to 0, 10 minus lambda equals to 0, lambda equals to आ गया 10। कितना इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन चेक कर ले, आंसर नहीं मैच कर रहा है, कैलकुलेशन चेक कर दो सर। एक क्वेश्चन चेक कर, 2 -3 1 लैम्डा -1 था, सॉरी चलो चलेगा, चेक कर लेगा सर। 2 टाइम्स 1 + 4 5 सही है, लैम्डा टाइम्स -3 + 4 1 सही है, 0 into something सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा इसको। सेकंड असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाए, सिर्फ थ्योरी भी जो आज की क्लास में जितना ही पढ़ाने वाले हैं ना, इसका इक्का दुक्का क्वेश्चन भी कर लोगे, सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में कोई दिमाग यहाँ पे यूज करना नहीं है। तो आप लोग प्लीज फर्स्ट असाइनमेंट एंड सेकंड असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट करना, वो कंप्लीट हो गया तो आपका डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया, बस थ्योरी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता नहीं होता है।
प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आज के क्लास पे बेस्ड, ठीक। बट सेकेंड असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछता है और आपको प्रॉब्लम होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A 1,3, जल्दी कर, ज्वाइनिंग कैपिटल A 1,3 एंड कैपिटल B एंड कैपिटल B, कैपिटल B का क्वाड्रेंट गिवन है 0,0 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K, determine the value of K such that K, 0 K if capital D K, 0 is a point such that area of triangle ABD is a point such that area of triangle ABD, area of triangle ABD is 3 square unit, is 3 square unit। नहीं, ये लग रहा है क्वेश्चन को बहुत टफ बनाना चाह रहा है, लेकिन फालतू चीजें दो छोटा काम आपसे करवाना चाह रहा है। कर लो, पहले तो इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन निकालो डिटरमिनेंट्स का यूज करके, ठीक है। उसके बाद एरिया गिवन है 3 और K का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ट्राई करते हैं हम लोग, जल्दी, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप ट्राई करो। इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन निकालो और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 करके K का वैल्यू निकालो, जल्दी। बढ़िया, आगे चलो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, डिटरमिनेंट ऑफ x y 1, पहला पॉइंट बताओ 1 3 1, सेकंड पॉइंट 0 0 1। इसको एक्सपेंड कर लो तो x इंटू x वाले रो को हटाओ, कॉलम को हटाओ, 3 इंटू 1 3 माइनस 0 मींस 3 प्लस माइनस माइनस y इंटू इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 1 इंटू 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म देख, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 0 आ गया, दिस इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू y। यही हो गया लाइन का इक्वेशन, यही हो गया लाइन का इक्वेशन, y इक्वल्स टू 3x। बढ़े आगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD गिवन है 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD गिवन है 3, तो एरिया होता कितना है, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 y1 1 3 1, सेकंड पॉइंट 0 0 1 एंड थर्ड पॉइंट K 0 1, इसका वैल्यू गिवन है 3। एक्सपेंड कर इसको, जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो उसके अलावा एक्सपेंड कर दो, या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है उसके अलावा एक्सपेंड कर दो। 2 को उधर ले आना है 6, तो मॉडुलस ऑफ इसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस पोजीशन है -1 इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस कॉलम इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, K इंटू 3 और 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। सही है ना, चेक कर ले एक बार। एक प्रॉब्लम है, मॉड के अंदर माइनस होगा, अब देख सही है, इसका पोजीशन है -1 लिख दिए, -1 इंटू इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो 3k माइनस 0, सही है। चलो मॉडल्स को देखो, मॉड ऑफ 3k
mod of 3k equals to 6 आ गया, then 3k equals to plus minus 6 हो जाएगा, then k equals to plus minus 2, तो k का वैल्यू आएगा plus minus 2। बढ़िया आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A triangle has three sides A, B and C. A triangle has three sides, small a, small b and small c, ठीक है, and if the coordinates of its vertices, if the coordinates of its vertices is x1, y1, x2, y2 and x3, y3, ठीक है, उस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, तीनों साइड गिवन है, ठीक, such that determinant of x1, y1, 2, x1, y1, 2, x2, y2, 2, x3, y3, 2 whole square equals to a plus b plus c into a plus b minus c into a minus b plus c into minus a plus b plus c, ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन एक बार बढ़िया आगे, क्वेश्चन आप लोग देखो एक बार। जो फालतू चीज दिया हुआ है यहाँ पे ना एस के टर्म्स में लिख दिया और वहां पे एरिया लिख दिया डिटरमिनेंट्स के टर्म्स में, दोनों साइड से डेल्टा फॉर्मुलेट कर लेंगे। हम लोग को पता है डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना, सही लिखा हुआ है, और यही तो है अंडर रूट एस की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, a plus b plus c by 2, s minus a करोगे तो माइनस a plus b plus c by 2 आ जाएगा, s minus b में क्या आएगा a minus b plus c by 2 और s minus c में a plus b minus c whole by 2। चेक कर ले बार, 2 को बाहर निकाल दे या डेल्टा स्क्वायर कर, डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 2 4 8 16 टाइम्स 1 by 16 टाइम्स a plus b plus c minus a plus b plus c, then a minus b plus c, then a plus b minus c, ठीक है, this equals to 16 delta square, 16 delta square equals to
16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू, सही है बच्चा, कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब इसी का यूज कर लेंगे। डेल्टा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बढ़िया आगे लिख लो आता पहले जल्दी। डेल्टा को ना डिटरमिनेंट से रिप्लेस करो, ठीक। डेल्टा को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, साइड के फॉर्म में लिखिए और वर्टेक्स के फॉर्म में लिखो। तो डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1 मॉडुलस दिया है x2 y2 1 एंड x3 y3 1। सही है, सही है। ये 4 डेल्टा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 4 डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा, 4 डेल्टा का वैल्यू इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर तो 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। देन क्या आएगा x1 मॉडुलस के अंदर x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। अब स्क्वायर कर ले दोनों साइड, तो 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर। दोनों देख सेम आया, एक प्रूफ करना था ना, एक प्रूफ करना था कि दोनों सेम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्रैमर्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स in solving the system of linear equation, solving the system of linear equations, solving the system of linear equations। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में डिटरमिनेंट को यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल सब सारा सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना, ठीक। मैं 3 वेरिएबल पे बात कर रहा हूं और nth वेरिएबल पे, ठीक। 3 और nth पे बात करते हैं, 2 दो कुछ समझ लेना, 4 5 6 nth से समझ लेना, पूछता नहीं है, 2 पूछेगा और 3 पूछेगा, ठीक। सही है, क्योंकि फोर्थ में जैसे पहुंचेगा उसको 4 into 4 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा, वो तो काफी टफ होता है ना, तो नहीं पूछ सकता है। तो सिर्फ सेकंड डिग्री इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन पूछ सकता है और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन पूछ सकता है, ठीक। तो मैं 3 पे बात कर रहा हूं और nth पे बात कर रहा हूं, ठीक। सुनो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो गारंटी 3 इक्वेशन होना चाहिए ना, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, देन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y plus c2z equals to d2 and third equation a3x plus b3y plus c3z equals to d3, ठीक।
इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। और एक होता है होमोजीनियस सिस्टम। क्या होता है? जिसमें ये कांस्टेंट वाला पार्ट ना जीरो हो जाए, d1 d2 d3 जीरो हो जाएगा, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे होमोजीनियस। a1x plus b1y plus c1z equals to 0. Second, a2x plus b2y plus c2z equals to 0. And a3x plus b3y plus c3z equals to 0. ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस, वो होमोजीनियस। पहले हम नॉन होमोजीनियस से बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग होमोजीनियस को देखेंगे। ठीक, बढ़े आगे देख लो। इसके बाद आप पहले इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम किसको बोलते हैं, किस टाइप के सिस्टम को नॉन होमोजेनियस बोलते हैं, और किस टाइप के सिस्टम को ये नॉन होमोजेनियस हो गया। और इसी में कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो हो जाए तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो हो जाए देन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिख लो इसको, बढ़े आगे। तो पहले हम नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। सुना, तो a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3। ठीक है, सुनो सर, इसको डेल्टा वन, डेल्टा सबसे पहले डेल्टा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट के डिटरमिनेंट्स को, कोएफिशिएंट के डेट वैल्यू को। कोएफिशिएंट मींस a1 b1 c1, कोएफिशिएंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा। जो वैल्यू देगा ना उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, फिर डेल्टा वन क्यों आया, कैसे ऐसा बता रहे, लिख लो। डेल्टा वन क्या होता है? कॉलम वन को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, कॉलम वन को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, देन डेल्टा वन इक्वल्स टू d1 d2 d3, कॉलम टू सेम रहेगा, b1 b2 b3, कॉलम 3 सेम रहेगा, c1 c2 c3। चेक करने एक बार। सिमिलरली डेल्टा 2 क्या होगा? कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, कॉलम 1 सेम रहेगा, a1 a2 a3, कॉलम 2 को रिप्लेस कर चुके हैं d1 b2 b3, एंड कॉलम 3 सेम रहेगा, c1 c2 c3। डेल्टा 3 क्या होगा? कॉलम थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से। फर्स्ट कॉलम सेम a1 a2 a3, सेकेंड कॉलम भी सेम b1 b2 b3, एंड थर्ड कॉलम b1 b2 b3। चेक कर लो, याद को बहुत टफ नहीं है। डेल्टा क्या होता है? कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट। डेल्टा वन क्या होगा? इसको हटा के d1 d2 d3। डेल्टा टू क्या होगा? सेकंड को हटा के d1 d2 d3। डेल्टा थ्री क्या होगा? थर्ड को हटा के d1 d2 d3। क्लियर है? तो इसके बाद x का जो वैल्यू आता है ना, सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वो डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैं बता रहा हूं। अभी लिख लो पहले, y इक्वल्स टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा एंड z इक्वल्स टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लोगे, इसका वैल्यू निकाल लोगे, इसका वैल्यू निकाल लोगे, इसका वैल्यू निकाल लोगे। वैल्यू निकालने के बाद x का जो वैल्यू आएगा डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, y का वैल्यू डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, एंड z का वैल्यू डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं सॉल्व द सिस्टम, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। ये जो रूल दिया गया था ना क्रैमर्स के द्वारा, क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। ठीक, चलो अब ये प्रूफ करते हैं क्यू एक्स मिल रहा है, क्यू वाई मिल रहा है, क्यू जेड मिल रहा है। यहां तक लिख चुके हैं आप लोग, लिख चुके हो ना? चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं कि डेल्टा वन बाई डेल्टा करने से एक्स क्यू मिलता है, डेल्टा टू बाई डेल्टा करने से वाई क्यू मिलता है, एंड डेल्टा थ्री बाई डेल्टा करने से जेड क्यू मिलता है। तो एक्स इंटू डेल्टा निकाल दो पहले। एक्स इंटू डेल्टा क्या होगा? एक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x इंटू डेल्टा। x इंटू डेल्टा का वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल्टा वन के इक्वल प्रूफ हो गया, हो जाएगा, सही है ना? मल्टीप्लाई कर, x को कॉलम वन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, कॉलम वन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन क्या आएगा? a1x a2x a3x b1 b2 b3 c1 c2 c3, सही है? चेक कर, सही है ना? अच्छा, हम लोग पास लीनियर इक्वेशन क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, एक लीनियर इक्वेशन ना। a1x को रिप्लेस कर दो y एंड z के टर्म्स में, a1x को रिप्लेस कर लो y एंड z के टर्म्स में, y एंड z के टर्म्स में। तो a1x को लिख सकते हैं हम लोग b1 माइनस b1y माइनस c1z। सेकेंड कॉलम एज इट इज छाप दो, थर्ड कॉलम एज इट इज छाप दो, ठीक है? सिमिलरली a2x को क्या लिख सकते हैं? a2x को d2 माइनस b2y माइनस c2z, d3 माइनस b3y माइनस c3z। एक बार चेक करके इसको, तो ये सही लिखा है, चेक कर एक बार। x को ना y और z, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये तीनों इक्वेशन है, ठीक। a1x को लिखे d1 माइनस b1y माइनस c1z, a2x को लिखे d2 माइनस b2y माइनस c2z, एंड a3x को लिखे d3 माइनस b3y माइनस c3z, सही है ना? वो सेकेंड रो को एज इट इज छाप दिए, थर्ड रो को एज इट इज छाप दिए, पक्का? अब उसको स्प्लिट करो, अब उसको स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद कैसा दिखेगा? देखो बार से, d1 d2 d3 कॉलम के राउंड स्प्लिट कर रहे हैं, b1 b2 सेकेंड कॉलम, b3 c1 c2 c3 प्लस इसके साथ लिख चुके, अब इसके साथ लिख माइनस b1y माइनस b2y माइनस b3y b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस थर्ड इसके साथ माइनस c1z माइनस c2z माइनस c3z b1 b2 b3 c1 c2 c3, सही? देख दो, सही आएगा? स्प्लिट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा ना। अब गौर से देखें, यहां से माइनस b2 को कॉमन निकाल लोगे, सॉरी माइनस y, यहां से माइनस y कॉमन निकालोगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो जाएगा ना, मींस डेट वैल्यू 0। सिमिलरली यहां से माइनस z कॉमन निकालोगे, माइनस z कॉमन निकालोगे, देन फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा, तो इसका डेट वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका डेट वैल्यू भी 0 आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और ये है क्या? डेल्टा 1। चेक कर, ये है क्या? डेल्टा 1 मींस x डेल्टा का वैल्यू डेल्टा 1, x इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, ठीक है?
इसी टाइप से y के लिए प्रूफ कर सकते हैं और z के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। लिख लो। भाई आगे लिखिए इसको। बढ़ जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल या प्लेन को शो करता है। ठीक, चाहिए आपको अच्छे से समझ में, ज्योमेट्रिकली तभी समझा पाएंगे जब आप 3D अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक, जब एडवांस का मैट्रिसेस क्लास लेंगे, एडवांस का जब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का क्लास लेंगे, तो उस क्लास में अगर आपको समझना हो, आपको मैं समझा दूंगा कि ज्योमेट्रिकली ये क्या चीज होता है, ज्योमेट्रिकली क्यों स्ट्रेट प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट मिल रहा है, कैसे क्यों होता है, ज्योमेट्रिकली बात करेंगे हम लोग एडवांस क्लास में। क्लियर है? तो अच्छा, हर समय तो सॉल्यूशन नहीं आएगा ना, 3 लीनियर इक्वेशन है, तीनों लीनियर इक्वेशन का हर समय सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कैसे सर डिसाइड करेंगे कि कब सॉल्यूशन आएगा और कब सॉल्यूशन नहीं आएगा? तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा ना। दो केस, डेल्टा 0 आ सकता है या डेल्टा नॉन जीरो आ सकता है, डेल्टा 0 आ सकता है या डेल्टा नॉन जीरो आ सकता है। ठीक, डेल्टा अगर नॉन जीरो आएगा तो इस केस में गारंटी सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, इस केस में गारंटी सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, उस 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x y z का एक ही सेट आएगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 में यूनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन होगा कितना, x का वैल्यू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y का वैल्यू डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड z का वैल्यू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ठीक है, अगर डेल्टा 0 हो गया तो इस केस में 2 केस और होगा। पहला, डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3, ये सारा भी 0 हो गया। ठीक, ये सारा 0 हो गया, डेल्टा भी 0 आया और ये सारा बीच चारों जीरो। तो 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म दिख रहा है ना। अब लिमिट से सोच, 0 बाई 0 फॉर्म वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 बाई 0 का सॉल्यूशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नहीं, पक्का सही बोल रहे ना, 0 बाई 0 का सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब सोच, जब ये 0 बाई 0 है, जब 0 बाई 0, एक मिनट, इस केस में डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0। इस केस में 2 पॉसिबिलिटी है, सॉल्यूशन नहीं भी आ सकता है, सॉल्यूशन आ भी सकता है, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर सॉल्यूशन आया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन नहीं आया तो नहीं आया। इस केस में सॉल्यूशन मे बी पॉसिबल और नॉट, सॉल्यूशंस may be possible or not. ठीक, if possible then system have infinitely many solution, then system have infinitely many solution, system have infinitely
मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, सॉल्यूशन होगा इसका गारंटी नहीं है, बट अगर सॉल्यूशन हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यहां पे तीनों डेल्टा साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी एक नॉन जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो चलेगा, तीनों डेल्टा साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए। ये केस क्या हो गया, एनी वन ऑफ, एटलीस्ट एनी वन कर लो, एटलीस्ट एनी वन ऑफ डेल्टा 1 कोमा डेल्टा 2, डेल्टा 1 कोमा डेल्टा 2 कोमा डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। ठीक, इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तीनों जीरो के लिए तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो तो ये वाला केस और ये वाला केस है किसका, नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसमें किसमें आ सकता है, सॉल्यूशन इसमें आ सकता है और इसमें। तो जिस केस में सॉल्यूशन आए ना, उस सिस्टम को बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जिस सिस्टम में सॉल्यूशन आए उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, और जिस सिस्टम में एक भी सॉल्यूशन नहीं आए, नो सॉल्यूशन, उस सिस्टम को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में हमेशा कंसिस्टेंट नहीं आएगा, फिर से बता दे रहे हैं। और कैसे चेक करेंगे सर, आप बोल तो रहे हो कि सॉल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कैसे चेक करेंगे सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। सुनना ध्यान से, मैं क्वेश्चन में फिर बताऊंगा, ठीक है, सुन लो। एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, जेड को या किसी एक की बात करें, जेड को उस साइड कर दिए, एक्स को भी कर सकते हो, वाई को भी कर सकते हो, किसी एक को करना। जेड को उस साइड कर दिए, दो इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन उठाओ, जेड को उस साइड कर दो, तो एक्स वाई में, एक्स एंड वाई में दो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है क्या, उस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ z, इन टर्म्स ऑफ z। तो x मिल गया z के टर्म्स में, y मिल गया z के टर्म्स में। अगर वो दोनों x y थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? ये सारा कंडीशन चेक करने के बाद इस केस में सॉल्यूशन निकाले कैसे, तो पहला काम, तीन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को साइड कर लो, उस पे काम करेंगे। पहले उस दोनों लीनियर इक्वेशन में z को उस साइड कर दो, x y इस साइड रहने दो, z को RHS में कर दो। ठीक, तो x y में अब दो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ना, उस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकाल लेना। x मिल गया z के टर्म्स में, y मिल गया z के टर्म्स में, दोनों z के टर्म्स में मिल गया ना। अब क्या करना है, उस x y को थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करो, अगर वो सेटिस्फाई कर गया, अगर LHS RHS सेम आ गया, सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। इसमें एक केस इनकंसिस्टेंट का भी है, वो चेक करने के बाद बताएंगे। ठीक, सही है। सिंपली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कितना हो कोई मतलब नहीं है, बस एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कंसिस्टेंट होगा। एंड इस केस में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एक तो इसको हम बढ़िया आगे एक बार थ्योरेटिकली nth डिग्री पे बात कर लेते हैं n वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन पे। ये 3 वेरिएबल का बात करना, n वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन पे एक बार थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं होगा, बहुत ज्यादा वेरिएबल है, उतना उस ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट एज अ थ्योरेटिकली बात
बात कर लेते हैं। n वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, ठीक। a11 x1 कर ले, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट 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 a1n xn इक्वल्स टू b1। जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 सारा वेरिएबल है, ठीक। इसे कांस्टेंट मत ट्रीट कर लेना। x1 x2 x3 सारा वेरिएबल है। x y z का तो 26 तक ही काउंट हो पाएगा ना, तो x1 x2 x3 ऐसे वेरिएबल लेंगे, ठीक। सेकंड लीनियर इक्वेशन a21 x1 a22 x2 a23 x3 प्लस डॉट 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 a2n xn इक्वल्स टू b2। थर्ड इक्वेशन a31 x1 a32 x2 a33 x3 प्लस डॉट 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 a3n xn इक्वल्स टू b3। सही है। ऐसे ही nth इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन होगा। लास्ट इक्वेशन an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 प्लस डॉट 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 an xn इक्वल्स टू bn। सही है। रिक्वेस्ट को n वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो n इक्वेशंस चाहिए ना, n इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है। देख लिया, जल्दी छाप। बढ़िया गया। इसका भी, इसमें कितना डेल्टा आएगा, इसमें भी n डेल्टा आएगा ना। पहले तो सारे वेरिएबल का कोएफिशिएंट जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू सारा कोएफिशिएंट a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n डॉट 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 an1 an2 डॉट 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 ann। डेल्टा हो गया। डेल्टा 1 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b1 b2 b3 से ना, तो लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। bi इज अ डिटरमिनेंट bi is a determinant in which ith column of data is replaced by a column matrix कुछ नाम दे दो उसका, B करते B1 B2 B3 डॉट 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 Bn। क्लियर है मुझे। इसको रिप्लेस करने से बहुत सारा डिटरमिनेंट आएगा, उसको हम लोग डेल्टा आई बोल रहे हैं, ठीक। उसको हम लोग डेल्टा आई बोल रहे हैं। डेल्टा 1 मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो, डेल्टा 2 मींस सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो, डेल्टा 3 मींस थर्ड कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो, डेल्टा n मींस nth कॉलम को रिप्लेस कर दो, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा 1, x2 का वैल्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, x3 का वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा डॉट 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 xn का वैल्यू डेल्टा n अपॉन डेल्टा। सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, ठीक है। और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का फिर से वही वैसे ही बात करेंगे। देखो जल्दी से, देखिए
कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का देखो फिर से वैसे है, तो सबसे पहले डेल्टा चेक करेंगे। डेल्टा 0 भी आ सकता है, डेल्टा नॉन जीरो आ सकता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और जैसे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया, एक केस है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन होगा कितना, x1 का वैल्यू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, x2 का वैल्यू डेल्टा 2 बाय डेल्टा, डॉट 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 xn का वैल्यू डेल्टा n बाय डेल्टा। सही है, यूनिक सॉल्यूशन। बढ़िया, आगे डेल्टा 0 आ गया तो दो केस, जब सारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा 0 हो जाए, डॉट 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 डेल्टा n सारा सेम हो और इक्वल्स टू 0 हो जाए। इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट और इफ एग्जिस्ट देन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल। आइदर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और सेकंड केस है इफ एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इस केस ये कौन सा केस है, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डॉट 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 डेल्टा n नॉट इक्वल्स टू 0। कोई ना कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों केस, ये केस और ये केस, इस दोनों केस में सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इस केस में, इस दोनों केस में सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। इस दोनों केस में सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। देखो दोस्तों, इस दोनों केस में सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक, और इस दोनों केस में सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये सारा बातें था नॉन होमोजेनियस के लिए। होमोजेनियस को देख, जल्दी देख। चलो देखते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन लेंगे इस पे, पहले होमोजेनियस देख लो। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0 प्लस c1z इक्वल्स टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कॉस देख, इसमें सिर्फ डेल्टा पे ही डिसाइड, डेल्टा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सुना, इसमें सिर्फ डेल्टा पे डिसाइड हुआ था। ठीक, डेल्टा दो केस है, डेल्टा 0 हो सकता है, डेल्टा नॉन जीरो। डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है और डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो सकता है। अच्छा, इस सिस्टम का कभी नो सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या?
इस सिस्टम का ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं आए, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आए? ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 0,0,0 x भी 0, y भी 0, z भी 0, 0,0,0 पॉइंट हमेशा इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ठीक। हाँ, अब दो केस पॉसिबल है, कंसिस्टेंट तो है, सॉल्यूशन होगा ही होगा, एक या इनफाइनाइट, ये दो केस, सॉल्यूशन होगा ही होगा। अब बात है कि एक सॉल्यूशन होगा क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 में यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होगा कितना, देन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। एक ही सॉल्यूशन आया इसका, तो 0,0,0 तो हमेशा सॉल्यूशन होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट नंबर, यूनिक का तो पूछेगा नहीं, ठीक, यूनिक का नहीं पूछेगा तो क्या 0, 0, 0 बोल देंगे। हाँ, इनफाइनाइट में सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये हम लोग क्वेश्चन के टाइम देखते हैं। थ्योरी क्लियर है? एक लाइन लिख लेना, होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। होमोजेनियस सिस्टम of linear equation is always consistent, हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एक नया टर्म लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, आपको एडवांस क्लास में बता दूंगा। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल क्या होता है। अगर 0, 0, 0 सॉल्यूशन का एक और नेमिंग होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूशन को बोला जाता है सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल। और इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम का नाम है, और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का नाम है, ठीक। कहीं भी आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिले और वो सॉल्यूशन 0, 0, 0 मिले, देन आप बोल सकते हो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक। और एक इनफाइनाइट, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले, 0, 0, 0 के अलावा भी सॉल्यूशन मिले, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, मींस 0, 0, 0 के अलावा भी बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा ना, तो उस सॉल्यूशंस को बोला जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है 0, 0, 0, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, सिस्टम हमेशा सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, एक आए या इनफाइनाइट आए। और सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, थोड़ा देर वेट कर, क्वेश्चन लोग करेंगे तो कर लेंगे। इसको लिख लो, पहले आप लिख लो इसको।